हित्ती राजकुमारी ने भी उसे युद्ध का वस्त्र पहनने के लिए दिया। आईवी ने दोनों से दिल से माफ़ी मांगी और लेही को धन्यवाद दिया। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। अगर इस आदमी तक पहुंचना उसकी किस्मत में था, तो अब इतिहास बदलने की उलझन में फंसे रहने का कोई फायदा नहीं। आईवी ने गहरी सांस लेकर आगे बढ़ने की तैयारी की। इस बार वह पूरे दिल से बिफू की रक्षा के लिए लड़ेगी। उसने टोकन उठाकर सख्त आवाज में आदेश दिया कि पूरी सेना कादेश की ओर मार्च करे। कादेश का युद्ध मिस्र के इतिहास का सबसे मशहूर युद्ध था। उसका नेतृत्व फराओ रामेसेस द्वितीय खुद कर रहे थे, जो उत्तर की ओर बढ़ते हुए सीरिया पर नियंत्रण करना चाहते थे। शुरुआत में मिस्र की तीनों सेनाएं जीतते हुए आगे बढ़ रही थीं, लेकिन जैसे ही वे अरांदिस नदी पार कर रहे थे, हित्ती सेना ने अचानक घात लगा दी। सबसे आगे वाली रास सेना पहले ही टूटकर बिखर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर बिफू अमोनियस सेना की कमान संभाले मुश्किल हालात में टिका हुआ था। वह अपने सैनिकों को किसी तरह संभाल कर दुश्मन को रोक रहा था, लेकिन मिस्र की आखिरी सेना सेठ सेना एक अजीब वजह से पीछे ही रुकी रही। सेठ सेना का नेतृत्व करने वाला और जिसे यह बताने की जिम्मेदारी थी कि आगे हित्ती सैनिक नहीं है, वही मॉन्टिस था। अचानक एक डरावना ख्याल बिफू के मन में उठा। उससे भी बुरी बात यह कि सामने एक काला झंडा हवा में उठ चुका था। यह जेरी था, जो अपनी मुख्य सेना के साथ मैदान में पहुंच चुका था। उसने हाथ उठाया और उसकी सेना बेरहमी से आगे टूट पड़ी। बिफू पूरी ताकत से लड़ा। वह एक एक दुश्मन को गिरा रहा था। गहरी चोटें होने के बावजूद उसने तलवार चलाना नहीं छोड़ा। उसके भीतर बस एक ही इच्छा उसे जिंदा रखे हुई थी, किसी तरह जीवित रहकर आईवी के पास लौटना। जेरी भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान था, लेकिन यह एक साम्राज्य की लड़ाई थी। नदी के दूसरी तरफ उसकी मुख्य सेना के अभी भी 8,000 सैनिक खड़े थे, जो फराओ की सबसे ताकतवर सेठ सेना से निपटने के लिए रखे गए थे। जेरी के दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही थी। सेठ सेना ओरोंतिस नदी के ईस्ट बैंक पर होनी चाहिए थी। वही सेना जिसमें सबसे ज्यादा लड़ने की ताकत थी। वही मिस्र की सबसे बड़ी रीइंफोर्समेंट थी। लेकिन पीछे हटने के बाद उन्होंने आगे लाइन पर पहुंच चुकी बाकी दो सेनाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जेरी को यह उम्मीद नहीं थी, और शायद रामेसिस को भी नहीं। अगर दोनों को इसका अंदाज़ा होता तो हालात कभी इस दिशा में नहीं जाते। इस बार हित्ती साम्राज्य पूरी तरह जीतने के इरादे से आया था। यह जो जाल बना है, इसकी तैयारी 5 साल पहले से की जा रही थी। कई साल पहले मिस्र के मंत्री सीमस ने फराओ का ससुर बनने का सपना देखा था। उसी समय रामेसिस का छोटा भाई सिंहासन हथियाने के लिए हित्तियों को मिस्र की खुफिया जानकारी बेचने लगा था। रामेसिस द्वितीय का कोई वारिस नहीं था, और अगर वह मर जाता तो सीमस को पूरा भरोसा था कि उसका दामाद इसकी वजह से आसानी से सिंहासन जीत लेगा। सीमस मिस्र के भीतर छिपा हुआ हित्तियों का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। इसी वजह से वे सीमस को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहते थे, चाहे इसके लिए बिफू की बहन की बलि ही क्यों न देनी पड़े। जेरी ने हमेशा सोचा था कि रामेसिस का पुजारिन नेफरतारी से विवाह करना सिर्फ अपने दुश्मनों को धोखा देने का खेल था। उसके दिल में उस सुनहरे बालों वाली लड़की के लिए जो सच्चा प्यार था। जेरी को नहीं लगता था कि रामेसिस उसे इतनी आसानी से भूल सकता है। इसी सोच के साथ जेरी मिस्र की सीमाएं लगातार परेशान करता रहा और अपनी सेना को इधर उधर से मिस्र को अस्थिर करने में लगा दिया। और अब वह मौका उस आदमी को हराने का जेरी के सामने खड़ा था। जेरी ने तुरंत आदेश दिया कि वे 8,000 सैनिक ईस्ट बैंक पर ही रहेंगे। मैं रामेसेस को ईमानदार लड़ाई में हराना चाहता हूँ। मैं उसे जिंदा पकड़ूंगा। लेकिन ठीक उसी समय डूबते सूरज की हल्की नारंगी रोशनी के बीच एक आकृति ऊंचा युद्ध ध्वज उठाए मैदान में उतर आई। यह आईवी थी, जो अपनी सेना के साथ बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई थी। इतिहास के अनुसार कादेश का युद्ध उस पल अपने सबसे संकट भरे मोड़ पर था। रामेसिस द्वितीय लगभग हार के कगार पर था। तभी यह सेना पहुंचकर पूरी स्थिति बदल देती है। उन्होंने रामेसिस को नई उम्मीद दी, और मिस्र ने अपनी मशहूर फैलैंक व्यवस्था बनाकर हित्ती रथ सेना को पीछे धकेल दिया। सेना के आने के बाद आईवी बिना एक पल गंवाए बिफू के पास पहुंची। बिफू ने जैसे ही उसे देखा, वह थका हुआ सा मुस्कुराया और अपनी बाहें उसके लिए फैला दीं, मानो उसे सीने से लगाने वाला हो।
लेकिन आईवी ने अचानक उसे एक थप्पड़ मार दिया। बीफू हैरान रह गया। वह उसके मन की बात पूछ भी नहीं पाया था कि आईवी तुरंत आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए उसे डांटती रही कि उसने उसे छोड़ दिया, उसे अकेला महसूस करवाया। वह चाहती थी कि बिफू लंबी उम्र जिए, स्वस्थ रहे और हमेशा उसके साथ रहे। बिफू और आईवी एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। थोड़ी दूर खड़ा जे नरी उन्हें देख रहा था। उसके मन में एक कड़वा ख्याल उभरता है। उसका दिल तो पूरी तरह उसी आदमी के लिए है। चाहे मैं कितनी भी निराश क्यों ना हो जाऊं, चाहे मैं उसे कितना भी गहराई से प्यार करूं, ये सच कभी नहीं बदलेगा। तो उन्हें साथ मर जाने दो। जीनरी ने हाथ उठाकर अपनी सेना को आगे बढ़ने का इशारा किया। फिर उसके मन में एक और तीखा ख्याल आया। नेफरतारी, अगर परलोक सच में होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा निर्दयी इंसान भी एक तरफा प्यार का दर्द ज़रूर महसूस करे। मैंने बेतहाशा उम्मीद की थी कि तुम मुझे कभी, बस एक पल के लिए ही सही, प्यार करोगी। जेनरी जोर से आदेश देता है। मिस्री सेना से लड़ रहे सभी सैनिकों को पीछे बुलाओ और सब धनुष बाण तैयार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे मिस्रियों पर तीर बरसा दो। इधर बिफू आईवी की ओर देखता है। आईवी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। वह फिर उसके गले लग जाती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, न कोई गलतफहमी, न कोई दर्द, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। बिफू ने आईवी के सिर पर हाथ रखा और आश्वस्त करते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम नहीं मरोगी। फिर बिफू ने अपना हाथ उठाकर अपनी मुट्ठी से कुछ निकालकर दिखाया। उसी पल अचानक दृश्य बदलता है। जेनरी की गर्दन पर किसी ने तलवार रख दी। एक भारी आवाज आई, माफ कीजिए मेरे स्वामी, मैंने उन सैनिकों को बुलाने से इनकार कर दिया। मैं सादात गांव से हूँ। जेरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह अचानक काबू में कर लिया जाएगा। तलवार उसकी गर्दन पर थी और उसी पल उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। वह आदमी पहली बार 5 साल पहले उसके सामने आया था, ठीक उसी समय जब जेरी मिस्र से लौट कर आया था। फिर उसे याद आया कि कुछ समय पहले आईवी उसी आदमी का ऊंट लेकर मिस्र की ओर भागी थी, और अभी जब जेरी ने नदी के उस पार अपने 8,000 सैनिकों की परवाह की बिना सीधा यहाँ दौड़ लगाई थी। ये सब अचानक होने वाली घटनाएं नहीं थीं। हर कदम एक ही दिशा में जा रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि वह आदमी किसी और, अपने असली मालिक का वफादार था, और वही मालिक आज जेरी की हार का कारण बन रहा था। जेरी ने तलवार पकड़े आदमी को दिलचस्पी से देखा और पूछा, अब क्या करोगे? क्या तुम मुझे अपने हाथों से मार दोगे? उस आदमी की आवाज़ अपराध से भरी थी। उसने कहा, इस जन्म में मैं मिस्री हूँ और सिर्फ फराओ का वफादार रह सकता हूँ। अगर अगला जन्म मिला तो मैं आपके साथ पूरी निष्ठा से चलूंगा। जैसे ही उनके सर्वोच्च शासक पर तलवार तनी, पूरी हित्ती सेना की हिम्मत टूट गई। वे घबराकर तुरंत आत्मसमर्पण कर गए। उधर आईवी और बिफू ने एक दूसरे को देखा, थके हुए, चोटिल, लेकिन प्यार से भरे हुए। इतने संघर्षों के बाद क्या इस बार वे सच में साथ रह पाएंगे? लेकिन अचानक एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। एक हित्ती सैनिक ने गुस्से में धनुष उठाया और चिल्लाया, मिस्र का फराओ मरना चाहिए, और उसने तीर चला दिया। आईवी ने बिना सोचे समझे बिफू को ढाल बनकर ढक लिया। तीर तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। तभी उसी पल बिफू ने आईवी को खींचकर अपने पीछे कर लिया और तीर उसकी बिना सुरक्षा वाली पीठ में गहराई से धंस गया। तीर लगते ही बिप्पू का शरीर डगमगाया और उसी क्षण आईवी की आंखों के सामने बिखरी हुई पुरानी यादें उभरने लगीं, जैसे वह कोई बहुत पुराना सपना फिर से देख रही हो। एक सपना जिसमें कोई आदमी उसे बेहद प्यार करता था, जिसमें उनका भव्य विवाह हुआ था, लेकिन हर बार उस सपने का अंत एक ही दर्दनाक मोड़ पर आकर रुक जाता था। धप्प, बिफू उसके सामने गिर जाता था। आज वही दृश्य हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। इधर सैनिकों को समझ आने में एक पल लगा, फिर वे झपट कर उस हमलावर। बाद में पता चला कि वह वही लापरवाह गुस्सैल भाई था जो पहले भी जेरी के साथ मिलकर बिफू की हत्या की कोशिश कर चुका था। तलवार वाले आदमी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी चुनी हुई टुकड़ी में ऐसा कोई घुस आएगा। बिफू के मुंह से खून बहने लगा था।
तीर शायद उसके फेफड़े को भेद चुका था। आइवी ने तुरंत सेना के वैद्य को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बिफू ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, क्योंकि वह जानता था कि तीर की नोक पर जहर लगा था। उसके पास बहुत कम समय था। वह चाहता था कि आइवी उसकी आखिरी बातें याद रखे। आइवी रोते हुए बोली, कुछ मत बोलो, तुम बाद में बता देना, मैं सुनना नहीं चाहती। लेकिन बिफ्फू जानता था कि बाद में अब शायद कभी नहीं आएगा। वह आइवी को तुरंत आदेश देता है कि वह यहाँ से मिस्र वापस जाए और अपनी सुरक्षा के लिए तलवार वाले आदमी का अच्छा इस्तेमाल करे। वह उसे यह भी चेतावनी देता है कि जेरी से सावधान रहे। बिफू के हाथ ठंडे पड़ रहे थे, फिर भी वह अपनी आखिरी हिदायतें देता रहा। उसकी मौत के बाद क्या होना चाहिए, वह सब आइवी को समझाता रहा। आइवी रोते हुए बिफू से कहती रही कि वह बात करना बंद कर दे। वह 19वीं वंश का तीसरा फराव है। उसने 96 साल जिया है और पिरामिस नाम की एक नई नगरी बनाई है। आइवी बार बार कहती है कि यह सब इतिहास में लिखा है, वह यहाँ नहीं मरेगा। बिफू आइवी के गालों पर गिरते आंसुओं को हल्के से पोंछता है। वह इतना खुश दिखता था। आइवी से मिलना और उसे जानना उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। वह शुक्रगुजार था कि आखिरी पल में भी वह आइवी की रक्षा कर पाया। लेकिन अब वह उसकी प्यारी शक्ल ठीक से नहीं देख पा रहा था। आइवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शुक्रिया। इन आखिरी शब्दों के साथ बिफू हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। चाहे आइवी कितना भी पुकारे, वह अब नहीं जागता। उसी पल जेरी की बहन का श्राप उसके कानों में गूंजता है। मैं तुम्हें उसी तरह उससे अलग होने का श्राप देती हूँ जैसे मैं हुई थी। जब तक वह आदमी तुम्हारे लिए मर न जाए, यह श्राप नहीं टूटेगा। उसी पल श्राप टूट जाता है। लेकिन मिस्र के फराव का जीवन भी वहीं समाप्त हो चुका था। नील नदी और यह सुनहरी धरती उसके सूरज ढलने की साक्षी बनती है। फराव की जान के बदले आइवी का श्राप तो हट जाता है, पर अब यह सब बेकार लगता है। सूर्य के पुत्र के गिरते ही पूरा युद्ध क्षेत्र एकदम शांत हो जाता है। सिर्फ आइवी की टूटी हुई चीखें गूंजती रहती हैं। उसके आंसू बिफू पर गिरते हैं। अगले ही पल आइवी के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है, जो उसके टूटे हुए सोने के कंगन से आ रही थी। जैसे ही आइवी कंगन उठाती है, उसका पूरा शरीर और चमकने लगता है। एक प्राचीन मंत्र उसकी माइंड में गूंजता है। सोने का कंगन इतिहास का एक भ्रम बनाता है, समय और जगह को पार करते हुए। इसने बहुत दर्द देखा, बहुत अतीत उठाए रखा। यह दो समयों को जोड़ने वाला पुल था। जब कंगन मिटेगा, इतिहास का यह भ्रम भी खत्म हो जाएगा। सब कुछ शून्य पर लौट आएगा, सब कुछ फिर शुरुआत पर पहुंच जाएगा। आइवी अब कंगन का असली मतलब समझ जाती है। यह उसे प्राचीन मिस्र में लाया था, एक झूठे इतिहास के बीच। अगर कंगन गायब हो गया तो सब अपनी असली जगह पर लौट जाएगा। बिफू उसके कारण नहीं मरेगा। वह इतिहास में लिखे अनुसार लंबी उम्र जिएगा, लेकिन आइवी को पूरी तरह भूल जाएगा। उनकी मुलाकात, उनका प्यार, उसका उसके लिए मरना, सब मिट जाएगा, जैसे आइवी कभी थी ही नहीं। आइवी चाहती थी कि वह हमेशा बिफू के साथ रहे, उसकी पत्नी बने, उसके बच्चे पैदा करे। लेकिन उससे भी ज़्यादा वह चाहती थी कि बिफू जिए, चाहे वह उसे भूल जाए, किसी और से प्यार करे, सैकड़ों रानियां रखे। आइवी झुककर बिफू के अभी भी गर्म होठों को चूमती है। तुम मूर्ख आदमी, पहले छोड़कर ना जाने की कसम तो तुमने ही खाई थी। अच्छे से जीना। यह कहकर आइवी अपने आंसू रोकती है और सोने का कंगन पहन लेती है। इतना कहकर आइवी अपना दर्द रोकती है और सोने का कंगन पहन लेती है। उसी पल समय और जगह उसके चारों ओर थम जाते हैं। बस कंगन ही सुनहरी रोशनी फैलाता रहता है। बीती हुई सारी बातें उसकी आंखों के सामने उलटी दिशा में घूमने लगती हैं। जब वह पहली बार टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आई थी, जब उसे बिफू के पास आने पर मजबूर किया गया था, और दूसरी बार जब लेही ने उससे कहा था कि इंसान का रूप बदल सकता है पर आत्मा वहीं रहती है। बिफू, जो हर जन्म, हर वक़्त, हर वादे में उसका इंतज़ार करता रहा, वह सब आइवी के दिल में गहराई से उभर आया। उल्टी चल रही समय धारा में बिफू फिर से जीवित हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि आइवी अब उसे छोड़कर जाने वाली है। वह घबराकर चिल्लाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, उससे विनती करता है कि वह उसके पास ही रहे। लेकिन जितना भी गहरा प्यार हो, उसकी खाली हथेली
इस सच को नहीं बदल पाती। वे एक दूसरे को छू भी नहीं पाते, सिर्फ एक दूसरे को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखते रहते हैं। समय की तेज लहर उन्हें फिर हजारों साल की दूरी में अलग कर देती है। टूटा हुआ श्राप उन्हें हकीकत की शुरुआत पर वापस ले आता है। सोने का कंगन गायब हो जाता है, झूठा बनाया गया इतिहास भी मिट जाता है, सब कुछ शून्य पर लौट आता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था।